वेलकम है ख़ुद हज़रात। बात हो रही है हल्का NA33 दशहरा के हवाले से और हमारे साथ अब शरीक हो गए हैं प्रोग्राम के अंदर आमिर मियां साहब, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और मेरे साथ इस वक्त अख्तियार वली साहब हैं लाइन पर। अख्तियार वली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। शुक्रिया अख्तियार वली साहब। ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा शोर आपके गिर्द ना हो। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के तौर पे आप यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई इम्कान नज़र आता है कि आपका मुकाबला कोई बन जाएगा या ये एकतरफा सीट होगी और जो खटक हैं यही ले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। ये बिल्कुल एकतरफा मुकाबला है और दिस इज बिटवीन इख्तियार वली एंड परवेज खटक। और खटक साहब जो है तो उसकी हम इंशाल्लाह जमानत जब्त करने लगे हैं। नहीं, जमानत जब्त करने की नहीं, अख्तियार जमानत जब्त करने के लिए तो बहुत ज़्यादा वोट लेने होते हैं, कुछ थोड़ा सा परसेंटेज होती है। और मेरे ख्याल शायद कानून भी बदल गया है इलेक्शन कमीशन का। देख लेंगे, पुराने कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन पुराने कानून के मुताबिक खटक साहब की जमानत अल्हम्दुलिल्लाह जब्त है। मैं अभी भी इस वक्त कैंपेन में क्या अपने जलसों में, बड़े बड़े ह्यूज जलसों में, जहां से परवेज खटक ने इस इलाके पर 40 साल हुकूमत की है, वहां पर लोगों के पास मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं है। 10 साल इक़्तिदार PTI में उन्होंने एक नया स्कूल नहीं बनाया अपने ज़िले नौशहरा में और इस हल्के में। एक नया अस्पताल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनी, कोई तरक्याती काम, किसी को नौकरी नहीं दी। और आज अख्तियार नौकरियां तो दी होंगी। कैसे हो सकता है कि आप इक़्तिदार में हों और आप अपने वर्कर्स को अकोमोडेट ना करें? वो गलत भी नहीं है, ये वर्कर्स का हक बनता है। अगर वर्कर पढ़े लिखे हैं तो उनको नौकरी मिलना उनका हक बनता है। यहाँ पर नौकरियों में व्यापार हुआ है और जो नौकरियां दी हैं वो गैर जिला से, मुतालिका जिले से बाहर लोगों से लाया गया और उन पर नौकरियां बेची गई हैं। और वो ये लोग जो हैं ये उसके गवाह हैं, ये मुतासिरीन हैं, इनको सारे मामलात का पता है। इसीलिए ये पूरा हल्का जो है अख्तियार, ये पूरा हल्का इस वक्त बगावत बन चुका है। अच्छा अख्तियार, मुझे एक बात बताओ, हकायक कुछ और हैं। अख्तियार मुझे एक बात बताओ कि आपके नीचे जो सूबाई असेंबली है उनमें कौन कौन सा उम्मीदवार है जो मुस्लिम लीग के टिकट पर लड़ रहा है? उसमें PK 85 पर परवेज खटक का बेटा है और मेरा छोटा भाई है लियाकत वली। और PK 86 पर पीर जुल्फिकार बाचा है, परवेज खटक का दूसरा बेटा है। PK 88 पर मैं खुद हूँ, जो मेरी सूबाई असेंबली की सीट थी जो मैंने ज़िमनी इलेक्शन में जीती थी, और उसमें मेरा मुकाबला बराह रास्त परवेज खटक से है। हम सूबाई और कौमी दोनों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, आप सूबाई जीतोगे या कौमी जीतोगे? मैं दोनों सीटें जीतूंगा इंशाल्लाह। तो फिर एक छोड़नी पड़ेगी, किसको दोगे? वो फिर आपको भी मैं दावत देता हूँ, आ जाइए। नहीं, शुक्रिया। अच्छा, मैं इससे पहले कि अख्तियार मुझे एक बात बताइएगा कि जो आपने ख़राबियाँ बताई इसको आप कैसे हल कर सकते हो? 5 साल के दौर में कैसे यूनिवर्सिटी बना लोगे, कैसे कॉलेज बना लोगे, कैसे स्कूल बना लोगे? अगर परवेज खटक साहब इतने ज़्यादा अरसे में नहीं बना पाए, आप कैसे कर लोगे? परवेज खटक जो है वो ठेकेदार आदमी है, वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। ही इज नॉट अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। वो जोड़ तोड़ और कारोबार करने में बहुत माहिर है, लेकिन सियासत को नहीं समझता, उसके पास सियासी विजन नहीं है। सर, उसका सियासी विजन, एक माफ़ कीजिए अख्तियार, उसका सियासी विजन था तो PTI उसके जो टेन्योर में तैयार हुई और फिर ये महमूद खान नए चीफ मिनिस्टर बने। ये उसका कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट है अच्छी और एक मुनज़्ज़म तंजीम उसने बनाई, तो उसका फ़ायदा हुआ ना। सर, ये इस तरह है कि देखें, एक बंदा ठेकेदार होता है ना, उसकी सियासत आप नौशहरा में जब आएंगे, आप अपनी टीम के साथ आइए, वो डंगे से, बोर से और क्लास 4 से आगे नहीं जाती। वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ये अब आपने एक नई बात कर दी। ज़रा ख्याल कीजिएगा हम ज़ाती बातें ना करें, हम बात करें अब आपसे जो मैंने सवाल किया कि आप अपने हल्के में ये कैसे करेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेरे सामने एहसन इकबाल साहब की नौरोवाल यूनिवर्सिटी का विजन मौजूद है। मैं उस तरह की यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। मेरे जिले में गुज़श्ता 30 सालों से कोई नया कॉलेज नहीं बना, मैं हर तहसील में बनाना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ तहसील हेडक्वार्टर पर। अख्तियार, एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा और जाइएगा नहीं। मेरे साथ इस वक्त खान परवेज साहब हैं, मैं उनको भी शामिल करना चाह रहा हूँ। खान परवेज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। शुक्रिया खान परवेज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का।
آپ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے الیکشن میں جا رہے ہیں. یہ کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ عوامی نیشنل پارٹی کے انفلوئنس میں تھا, اس کا انفلوئنس ختم ہو گیا. اور آپ مجھے بتائیں کہ ان الیکشن میں آپ کو کیا توقع ہو کہ آپ کس نمبر پہ ہوں گے, پہلے پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, کس نمبر میں پر آپ آئیں گے؟ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یاد کرنے کا. جناب اس طرح بات ہے کہ پوزیشن تو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو واضح ہوگی. تاہم ظاہری طور پر جو لوگوں نے مختلف پارٹیوں نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے ہمارے خاص کر ضلع اور پھر صوبے کے ساتھ, جیسے ابھی میرا بھائی فرما رہے تھے کہ احسن اقبال کا ویژن میرے سامنے ہے, تو ابھی ریسنٹلی انہیں کی ابھی یہ ان کی حکومت ختم ہوئی ہے ابھی 1.5 سال یا سال, تو اس میں کون سا ویژن پورا کیا گیا ہے نا. ان کا کون سا, ان کی تھی مسلم لیگ کی یہاں پہ حکومت؟ یہ ابھی جائنٹ نہیں تھے, وفاق میں حکومت ان کی تھی نا. وفاق میں تھے اکٹھے, ہاں صوبے میں تو نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوامی نیشنل پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے اور کامیابی حاصل کرے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے نمبر کا سوال تو خیر میں پہلے نہیں کہہ سکتا کیونکہ 3 میدان میں 4 کھلاڑی ہیں یا 5 ہیں, تو دیکھیں گے وہ تو اس دن پتہ چلے گا. تاہم ہمارا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے اس ٹائم میں, کیونکہ اس صوبے کے ساتھ بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اسی پر پرمٹ لیتے ہیں آٹے کا, جب آتا ہے پنجاب سے آٹا تو آپ دیکھیں یہاں سے بجلی اس علاقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے تو کسی قسم کا کوئی پرمٹ نہیں لیا جاتا ہمارے صوبے سے. تو کیا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ رکیے گا, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو صوبے سے بجلی ملک میں جا رہی ہے اس کے لیے کوئی پرمٹ لیا جائے اور پھر بجلی دی جائے؟ نہیں, پرمٹ نہ لیا جائے. نہیں, آپ نے کہا نا, میں ویسے جاننا چاہ رہا تھا. پرمٹ جب آپ لیں گے تو پھر نہیں, آٹے کا وہ تو کوئی وہ قانون اس کا دیکھیں نا سر, خدا کے لیے ایسا نہ کریں خان صاحب, آپ کو دنیا سن رہی ہے, اس کا ہم سارے دنیا میں جا رہے ہیں, UK میں جا رہے ہیں. آپ مجھے آٹے کا پرمٹ اور چیز ہے اور بجلی کی ٹرانسمیشن اور چیز ہے. آپ کا جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جو اختیارات آپ کے پاس ٹرانسمیشن کے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے, اور آٹے کا پرمٹ ایک اور چیز ہے. ہمیں آٹے کا پرمٹ اور ٹرانسمیشن کو نہیں ملا دینا چاہیے, باقی آپ کی مرضی ہے. جی پلیز. بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ زیادتی کرے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ نا نہیں, میں دیکھیں میں فریق نہیں ہوں, میں اس معاملے میں دیکھیں خان پرویز میں اس میں فریق نہیں ہوں. میں پروگرام کر رہا ہوں ہلکا 33 پہ بات کریں, ہلکا 33 کے مسائل پہ بات کریں, اس کے حل آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا مسائل کیا ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسائل کیا ہیں. آپ بتائیں نا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے ہلکا 33 کا؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا یہی بجلی کا ہے, گیس کا ہے, یہی لوڈ شیڈنگ کا ہے. مطلب ہے یہ سب سے بڑا. پھر سب سے زیادہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں بہت پیچھے رہ گیا ہے ضلع ہمارا. کوئی خاص تعلیمی اخراجات نہیں ہو رہے اس پر. جو پیسے آئے تھے وہ 10 سال حکومت میں PTI کی 10 سالہ حکومت ہوئی ہے صوبے میں, سب کچھ انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا ہے. کوئی یونیورسٹی ہمارے ضلع میں نہیں بنائی ہے, کوئی نیا کالج نہیں بنایا ہے. آپ کیا کہیں گے خٹک صاحب, اعجاز خٹک صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا یہاں پہ مقامی حکومتیں نہیں تھیں کہ اگر اسکول کالج کا مسئلہ تو کیا مقامی حکومتیں نہیں ہیں جو اسکولوں اور کالجوں کو خیال کریں اور دیکھیں اور بنائیں؟ وفاق ضلعی حکومتی تھی لیکن وہ بھی PTI کی تھی نا. اچھا, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں کیا. آپ پتہ کر لینا, معلومات کر سکتے ہیں, یہ تو گراؤنڈ لیول کی بات ہے. اچھا پوری دنیا سن رہی ہے. اختیار ولی صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ جب مقامی حکومتیں ہوں تو کیا یہ اسکولوں کے مسئلے اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل مقامی حکومتوں نے طے نہیں کرنے تھے, حالانکہ آپ کے صوبے میں تو مقامی حکومتیں ہیں. دیکھیں نا افتخار بھائی, بات ایسی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہاں پر ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی ہے. لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے. یہاں پر نئی واٹر سکیمز نہیں بنی. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں نے آپ کو بتایا. میرا سوال اختیار ولی, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہیں جو مقامی حکومتوں نے کرنی ہیں, کچھ صوبائی حکومتوں نے کرنی ہیں, اور کچھ مسائل وفاق نے حل کرنے ہیں. مقامی حکومتیں افتخار صاحب, ہمارے جو خیبر پختونخوا میں کاپی پیسٹ پروگرام UK سے اٹھا کے لایا گیا تھا, وہ ایک بڑا ڈمی سا پروگرام تھا. وہ ایکزل نہیں کر سکی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. 10 لوگوں کی ایک ویلیج کونسل کی تنظیم بنا دی گئی, وہ باڈی اس کی بنائی گئی, وہ افیکٹو نہیں ہے. بلدیاتی نظام جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہے.
वो इफेक्टिव नहीं रहा, उसमें बहुत बड़ी चेंजेस लानी पड़ेगी। ठीक है खान परवेज, इसके अलावा खान परवेज ये आपको खान परवेज साहब, आप भी ये समझते हैं कि मुकामी हुकूमतें महज कॉपी पेस्ट थी और कहीं से लेके आई और वो डिलीवर नहीं कर पाई, आप भी ये सोचते हैं? नहीं, मुकामी हुकूमतों का किरदार जो है खासकर हमारे जिले में तो बिल्कुल जीरो से भी नीचे है। आप पता कर सकते हैं, कोई कुछ काम उन्होंने नहीं किया, बगैर एक डंगा लगाते थे जमीन के आगे, वो बंद जैसे बांधते हैं तो 10 लाख रुपए का बंद होता था, 5 खुद खा जाते थे, 5 लगा देते थे। यही एक ठेकेदारी सिस्टम बना हुआ था नौशहरा में, जिसको मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है। मेरी बात इस तरह नहीं है, खैर वो भी सुन रहे हैं जिन लोगों ने किया है ये काम। अच्छा चलें ठीक है, तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपके बारे में क्या है? क्या लोग तैयार हैं आपके साथ खड़े होने को? अवाम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ज्यादा हमारी तरफ ही उनका रुझान है। बाकी कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो उस दिन पता चलेगा कि वोट एक सीक्रेट चीज है, पता तो उस दिन चलेगा कि किसको डालते हैं, मेरे भाई को डालते हैं या मुझे डालते हैं या किसी और को डालते हैं। अख्तियार वली साहब, आप मुस्लिम लीग नवाज से हैं, खान परवेज अवामी नेशनल पार्टी से, आप मैं दोनों से एक सवाल करने लगा हूँ, आप दोनों मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 8 तारीख को ज़्यादा वोटर आएगा पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने के लिए? ये हमने मुझे आई डोंट नो अबाउट, मैं केपी की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने हलके में, जहाँ पर कौमी की मेरी सीट है NA33 की, उसके नीचे जो 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं, मैंने तीनों हलकों में अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो मेरे वोटर हैं मैंने उनको मोटिवेट किया है, मैंने उनको मोबिलाइज किया है। वो इस वक्त पूरे हरकत में है, जोश में है, और वो 2018 का खैर इलेक्शन, आप आई डोंट नो कि वो तो एक ऐसा कुछ एग्जेजरेटेड फिगर बस लिख ही दिया गया था कि लोगों की गिनती ही 20, इसका मतलब लोग ज़्यादा आएंगे, लोग जेन्युइन वोट पड़ेंगे और अच्छी रेशो होगी। शुक्रिया इंशाल्लाह। शुक्रिया। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट हु मोबिलाइज हिज वोटर्स। मैं दोनों कैंडिडेट जो मौजूद हैं मेरे प्रोग्राम में, मैं उनसे ये सवाल कर रहा था, तो आप कर लेंगे मोबिलाइज इतना? तो ये मुझसे पूछ रहे हैं जी साहब, ज़रा आप कैंडिडेट हैं, मैं आप ही से पूछूंगा। मैं अपने वोटर को इतना मोबिलाइज कर चुका हूं कि अल्लाह के फजल से मैं देख रहा हूं कि इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने लगे हैं NA33 पर परवेज खटक को। अच्छा, दूसरा दोस्त क्या कहेगा? आप भी मोबिलाइज कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो तो मोबिलाइज तो एक अलग चीज़ है, ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन असल बात ये है कि अवाम इतने गुस्से में है कि अल्लाह के फजल करम से वो खुद निकल रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल में इतने उन लोगों का किरदार जो साबका हुकूमत गुजरी है, उसका किरदार ही ऐसे है कि इंशाअल्लाह ताला लोग बड़े गुस्से में हो, बड़ी तेजी से निकल रहे हैं। अख्तियार वली और बहुत ज़्यादा अख्तियार वली, खान परवेज, हम परवेज खटक साहब को भी दावत दी हुई है इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और शाह अहद खटक साहब को भी देखें कैसे वो कब हमें ज्वाइन करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको करेंगे जी, वो आपको नहीं करे, मैं पहले से आपको कहा वो नहीं करेंगे। उनकी मर्जी है सर, मतलब वो उनके फैसले वो खुद कर सकते हैं। वो मीडिया को इस तरह फेस कर ही नहीं, वो फैसले जहाँ हम होते हैं वहाँ पर वो आते ही नहीं। देखिए मेरे दोस्त, बात ये है, मैं किसी का मुनाजरा नहीं करवा रहा, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ हल्के के बारे में। ये हमारा मुसलसल सिलसिला शुरू हुआ है, हमने सिंध से, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के पास। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और शुक्रिया। ये हम इंतज़ार करेंगे खटक साहब का भी, परवेज खटक साहब के भी, क्योंकि मेरे इल्म में है कि समा के ब्यूरो चीफ़ ने भी उनको बाकायदा दावत दी है और ये दावत उनके इल्म में है, और शाह अहद खटक साहब को भी हमारी तरफ से दावत दी गई है और उनका मैसेज यही था कि वो शिरकत करेंगे। अभी देखते हैं कब हमारे साथ आते हैं। मुसलसल हम उनके साथ रब्ता कर रहे हैं। अच्छा महमूद, एक बात हुई जब हम ब्रेक पे जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, तो एक तासर ये उन्होंने दिया हमारे दोस्त अपना एजाजुल खटक साहब ने कि 5 सूबाई हैं, तो ये क्या, ये कैसे, क्या सर? ये पेशावर में भी ऐसा हुआ, नौशहरा में भी, मुख्तलिफ अजला में ऐसा हुआ है कि वो जो अजला की जो वो बनी हैं हल्का बंदियाँ जो नहीं हुई हैं, उसमें अभी तक लोग कन्फ्यूजन में हैं। अच्छा, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये जो इलाका है ये इसमें आ रहा है या पहले पेशावर में GT रोड पे हल्के तकसीम होते थे, इस तरफ का इलाका इस हल्के में नहीं होता था। अब इस तरफ का पूरा एक हल्का ये है, लेकिन यहाँ पर 1-2 गाँव इसमें डाल दिए गए हैं। तो ये हल्का बंदी में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन अभी क्रिएट हुई है। लेकिन ये फिर इलेक्शन तो कुछ दिन दूर रह गया कैसे? लेकिन वो बहुत छोटी छोटी जगह होती हैं सर। अच्छा, वो इतना पूरा हल्का नहीं होता,
उसका एक छोटा सा आप ये कह रहे हो कि मसलन जिस तरह वो हल्का 88 की बात की जा रही है तो टुकड़ा रहा हो, तीन बड़े सूबाई असम्बली के हल्के इसके अपने हैं, बाकी कई छोटी छोटी जगह इसके साथ लगी हुई हैं सर। अच्छा, जिसकी वजह से लोग उसको गिनते ही नहीं है। आमिर मियाँ साहब, अब आप आइए ज़रा, आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या आप देख रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ परवेज़ खटक साहब का और शाह आहत खटक साहब का। हमने उनको दावत दी हुई है और ये ब्यूरो चीफ साहब ने खुद कोशिश की है और इनसे उनका रब्ता भी था, अगर आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं वो जल्द से हो रहे हैं तो वो मसरूफ़ हैं, तो अभी हमारे रब्ते उनके लोगों के साथ भी हो रहे हैं। चले ठीक है, सुन लेते हैं। देखिए हमारी कोशिश तो है बतौर एक सहाफ़ी के बहुत एक ज़िम्मेदारी हम निभाना चाहते हैं, हम सबको मौका देना चाहते हैं, हम हाज़िर हैं, सब दोस्तों को आएँ अपनी बात करें। और हम हल्के की बात कर रहे हैं, हल्के के हवाले से बात कर रहे हैं और यही एक तरीका होना चाहिए कि आवाम तक बात पहुंचाई जा सके। मैं इंतज़ार करूंगा जब तक मेरे पास वक्त है आज का। जी, आपसे मैं एक बात कर रहा था आमिर मियाँ साहब, आप क्या कहते हैं सारे मामले पे? इसमें अगर मैं देखें जो मुझे डाटा प्रोवाइड किया गया है मैं तो उसकी बात करूंगा। तो इसमें यह है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा अगर दिन की बात की जाए 8 फरवरी की, तो ये तो परवेज़ खटक साहब को नहीं फेवर कर रहा हूँ, मैं होपफुल नहीं हूँ इनके बारे में। जो इनकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें आई हैं उसके मुताबिक भी ये नहीं बनता। कौन है जो? हाँ मैं बता रहा हूँ जी। उसके बाद शाह अहमद के मुताबिक जी शाह अहमद खटक है उनका, और इजाज़ुल हक जो जमीयतुल उलमा इस्लाम के हैं। आई होप कि ये, अब मुझे नहीं पता ये फ़े के हैं या सीन के हैं, समीउल हक साहब के ग्रुप से हैं या कि फजलुर रहमान साहब के, लेकिन जमीयतुल उलमा इस्लाम का जो दिया गया मुकाबला इन दोनों के दरमियान में होगा। अच्छा हाँ जी, तो आप कह रहे हैं शाह अहमद खटक और इजाज़ुल खटक, यानी खटक आपस में ही कम्पीट कर रहे हैं और परवेज़ खटक जो है, परवेज़ खटक साहब नहीं जी, बहुत पीछे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इजाज़ुल हक साहब जो हैं, इजाज़ुल हक नहीं, ये असल में हम इजाज़ुल हक से इतने मुतासिर हैं, इजाज़ुल हक खटक है। जी 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 हाँ प्लीज़। और वो शाह आहत खटक है, शाह अहमद जी जी, शाहद लिखा हुआ है, मेरे पास शाहद ही लिखा हुआ है जी। माजरत अगर मेरे मुंह से कुछ और नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहें। तो इन दोनों में ये है कि जो है ना, चूँकि इनको फेवर ही नहीं कर रही, ना डेट फेवर कर रही ना दिन फेवर कर रहा है परवेज़ खटक साहब को। और जो अपना ये आज़ाद हैं शाह अहमद खटक और इजाज़ुल हक साहब जो जमीयतुल उलमा इस्लाम के, इन दोनों को जो अगर मैं रेशो देखूं तो जो शाह अहमद है वो 60 to 70 शो हो रहा है जी, आ रहा है, और इनका 30 to 40% जो है ना इजाज़ुल हक, मुकाबला इन दोनों का आएगा। और ये अभी इख्तियार वली साहब जो कह रहे थे, तो मैं साथ साथ देख रहा था, तो इनकी सूबाई असम्बली की सीट तो बनती है लेकिन कौमी असम्बली की नहीं बनती। ये बिल्कुल बातें जो उन्होंने की अपने हिसाब से, उनका जो भी एस्टिमेट था, लेकिन इल्म जो बता रहा है, चूँकि मुझे तो इल्म को देखना है, इल्म जो बता रहा है कि इनकी कौमी असम्बली की बिल्कुल सीट नहीं है, क्योंकि नून लीग को नेशनल जो असम्बली सीटें हैं वहाँ की, नौशहरा की, वहाँ से फेवर नहीं मिल रही। सूबाई असम्बली में बिल्कुल इनको मिल रही। इख्तियार वली साहब की सूबाई असम्बली की सीट बन सकती है, मे भी अल्लाह करे बन जाए इनकी, क्योंकि ये कम्पीट कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें चूँकि स्टार्स के कुछ मुकाबले हैं, कुछ स्टार मूवमेंट्स कुछ इस तरह की चल रही हैं, चूँकि 15-16 से ऑनवर्ड और पिछले दिनों से जो चल रही हैं 20-21 से, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिलसिला बना हुआ है इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो देखने की हैं, तो वो मेरे हिसाब से तो ये कुछ आ रहा है। शुक्रिया, ये बता रहा है आमिर मियाँ, शुक्रिया, थैंक यू। महमूद जान, ये जो इलाका है इसमें हमें मसाइल तो ये हुए ना, पीने का पानी नहीं है, गैस और बिजली का मसला है, और गैस बिजली का मसला एक और ख़ास एंगल से भी है कि रॉयल्टी की गालबन बात कर रहे थे NP वाले, तो चूँकि कौमी असम्बली की हम बातें कर रहे थे हल्के की, तो वो उसको भी पेश करना चाह रहे थे। आप मुझे बताएं कि अगर आपको कहा जाए, जिस तरह ये आमिर मियाँ ने एक राय दे दी है, तो क्या आप राय देना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? आपकी मर्ज़ी है कि आपको अगर चॉइस दी जाए तो क्या होता नज़र आ रहा है आपको? आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दें और चाहे ना दें। यहाँ पे पूरी दुनिया ये सोच रही है कि यहाँ से परवेज़ खटक साहब जीतेंगे, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लिया है। मुश्किल फ़ैसला ये है कि वो जो तमाम उनके वोटर थे, वो वोटर एक तरफ रह गए, परवेज़ खटक साहब दूसरी तरफ आ गए। उनके ज़ाती वोटर्स तो उनके साथ आ गए, लेकिन वो जो उनका 2018 और 2013 का वोट था वो उनसे एक तरफ रह गया। तो इसलिए उनके लिए मुश्किल सियासी तौर पे, जो हम कारकुन, ये एक मीडिया के कारकुन के तौर पे जो देखते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए सियासी मुश्किल है, जिसकी वजह से मुझे इनकी बात से इत्तेफाक होता है। और बाकी ये जो जिनका इन्होंने बताया है, तो वहाँ पे अभी इंटैक्ट हैं वोट लोगों के,
لوگوں کے جن کا یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد امیدوار شاہ احد خٹک ہے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ جو عام لوگ ہیں اصل میں اس میں ایک چیز اور ہے سر صاحب سے بدلہ لینا ہے لوگوں نے جو نوجوان ناراض جو ہیں شکریہ محمود جان صاحب یہ بدلے کی سیاست ویسے اچھی نہیں ہوتی بہرحال خودات آج ہم بات کر رہے تھے NA33 نوشہرہ کی اور ہم منتظر رہے آخری لمحے تک کہ پرویز خٹک صاحب اور شاہ احد خٹک صاحب ہمارے ساتھ اگر شامل ہو جاتے تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ان کے خیالات کو بھی جانتے اور ان سے بھی پوچھتے کہ اس حلقے کے مسائل کا حل کیا ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. مجھے اجازت دیں, کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے حلقے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار احمد آپ کو الیکشن ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے. آج ہم حلقہ NA33 نوشہرہ کے حوالے سے بات کریں گے. یہ حلقہ اصل میں ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ ایک طرف تو اس کے ساتھ سرحدیں پنجاب سے لگتی ہیں. اگر خیر آباد کے پل سے ہوتے ہوئے آپ آئیں تو اٹک جو ہے پہلا جو ہمارا علاقہ ہے وہ ہوتا ہے. اگر مغرب کی جانب جائیں تو یہ پشاور سے اس کا جو ایریا ہے باؤنڈریز جو ہیں وہ ملتی ہیں. اگر جنوب میں جائیں تو کوہاٹ ہے, شمال میں جائیں تو مردان ہے. تو یہ ایک ایسی سینٹرل پلیس پہ یہ حلقہ ہے. یہ حلقہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر پرویز خٹک صاحب ایک ایسے امیدوار کے طور پہ انتخاب لڑ رہے ہیں جنہوں نے PTI میں پہلی دفعہ جو درار بڑی پڑی انہوں نے PTI پارلیمنٹرین بنا لی. اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو چونکا دینے والا تھا. ماضی میں اگر ہم اس حلقے میں دیکھیں تو یہاں سے وزیر داخلہ نصیر اللہ خان بابر, مرحوم قاضی حسین احمد, اجمل خٹک اور مولانا سمیع الحق جیسے بڑے بڑے سیاسی رہنما یہاں پہ موجود تھے اور یہاں سے منتخب ہوتے رہے. میرے ساتھ آج اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمود جان صاحب. کل بھی آپ نے ان کو سنا, یہ ہمارے بیورو چیف ہیں سما کے. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اور اس کے ساتھ شہاب الرحمان صاحب میرے ساتھ ہوں گے, نمائندہ خصوصی نوشہرہ. لاہور میں ہمارے ساتھ ہوں گی ریم الرضوان, حسب معمول اس علاقے کے بارے میں بتانے کے لیے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک اسٹرالوجسٹ ہوں گے. اب پتہ نہیں اسٹرالوجسٹ اور یہ سیاسی باتیں کیا ان کا ملاپ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ اچھا کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو بڑے چاروں امیدوار ہیں پانچوں ان سے ہم بات کر سکیں. محمود, آپ نے بہت اس علاقے کو پھرا ہے. یہ کیا بات ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ جو پرویز خٹک کا علاقہ ہے, اور پرویز خٹک کے بارے میں جو میں اخبارات میں پڑھ رہا ہوں, جو تجزیے آ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں, کافی ٹف ٹائم پرویز خٹک صاحب کو مل رہا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب. دیکھیں, پرویز خٹک صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں PTI کہتی تھی کہ 2013 میں ان کی کارکردگی کی وجہ سے 2018 میں وہ الیکشن جیتے. پھر 2018 کے بعد وہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے PTI یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس بار تکلیف ہو رہی ہے تو پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیا تکلیف؟ تکلیف یہ کہ انہوں نے ایک جماعت بنائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت تھا تو یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. کتنے سال کے بعد دیکھو نا محمود, ہاں ٹھیک ہے, وہ تو ان کی دیکھیں نا, ایک آدمی جس نے پارٹی بنائی, مضبوط کیا, اور اس کے کاموں کی بنا پہ پارٹی دوبارہ منتخب ہوئی. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن وہ تو نہیں مانتے نا. وہ تو ان کو چھوڑیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آپ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں, ہاں پرویز خٹک ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. صوبہ جو انہوں نے جس طریقے سے چلایا, تو صوبے میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں کی بیوروکریسی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا کسی وزیر اعلیٰ کی ہمت نہیں ہوتی. یہ 1-2-3 ہی وزیر اعلیٰ ایسے گزرے ہیں کہ جو بیوروکریسی کو وہ سمجھتے ہیں. ایک ان سے پہلے امیر حیدر خان ہوتی تھے, اس سے پہلے ہم اکرم درانی تھے. یہ 3 وزرائے اعلیٰ نے صوبے کو کسی طریقے سے کنٹرول کر کے ایک ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کی. اور پرویز خٹک کے وقت میں یہ کام زیادہ ہوا کہ جو ایجوکیشن, ہیلتھ اور یہ جو بنیادی جو لوگوں کے معاملات تھے اس پہ اس کا کنٹرول رہا. باقی تو اس لیے لوگ PTI والے ان سے زیادہ شاکی ہیں کہ یہ رہتے تو شاید ہمارے مسئلے ختم ہو رہے, کیونکہ عمران خان نے ان کو اپنے بعد نامینیٹ بھی کیا تھا کہ یہی ہیں. اور پارٹی جب شیراز پارٹی کا بکر رہا تھا بلدیاتی انتخابات ہارنے کے بعد صوبے میں, اسی پرویز خٹک کو ان اضلاع میں بھیجا کہ جاؤ یہ کچھ اضلاع بچ گئے, یہاں پہ الیکشن جیت کے آؤ. پھر پرویز کے جانے کے بعد کچھ بہتری آئی تھی وہاں پہ ان اضلاع میں؟
हाँ, वो दूसरा फेज पीटीआई जीत गई थी, दूसरा फेज पीटीआई जीत गई थी, क्योंकि तो मसला आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छे मुंतजिम हैं और आप खुद ही कह रहे हो कि दूसरा फेज परवेज़ खटक के लिए पीटीआई बहुत अच्छी थी और पीटीआई के लिए परवेज़ खटक बहुत अच्छा था, ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक थे। तो अब क्या हुआ? बात यह है कि अब ये हुआ है कि परवेज़ खटक साहब को इस बात का शिकवा है कि जो हम कहते थे वो खान साहब ने माना नहीं और पार्टी इस हालत तक पहुंच गई, तो ये हुआ है। शहाब से बात कर लें। जी शाह रहमान, आप मेरे साथ हैं? शाह, मुझे बताएंगे कि इस वक्त NA-33 में जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखें सर, ये नौशेरा का हल्का जो है ये बहुत दिलचस्प हल्का है इस इंतखाबात में, क्योंकि जो 2013 से पहले जब इस हल्के की हम यहाँ पर नजर डालें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी जो नेशनल पार्टी है उनके दरमियान मुकाबले होते थे, लेकिन 2013 से 2018 तक और ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा, परवेज़ खटक के साथ रहा। लेकिन इस इंतखाबात में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ है। वो ऐसा है कि 2013 के जो वोटर्स थे वो इस इंतखाबात में 2024 के इंतखाबात में वो तकसीम हो चुके हैं, क्योंकि परवेज़ खटक साहब की अपनी जमात बनी है, तहरीक इंसाफ वाले अलग हैं और इनके जो भाई थे लियाकत खटक साहब वो इस मरतबा JUIF से इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो इनका वोट यहाँ पर तकसीम हो गया है। जितने भी वोटर्स हैं वो पहले मजमूई तौर पर सारे जो वोटर्स थे वो परवेज़ खटक की तरफ आते थे, लेकिन अब वो तकसीम हो चुके हैं। वो कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ जाएंगे, कुछ जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ जाएंगे और कुछ परवेज़ खटक साहब की तरफ जाएंगे। लेकिन इस हल्के में मैं बहुत खुश होता अगर शहाब खुद इस प्रोग्राम में। शहाब जरा एक मिनट ठहरिएगा, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ हाफिज इजाज़त खटक साहब मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम उम्मीदवार, उनसे भी बात करें। खटक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुझे ये बात बताएं कि ये जो हल्का है और यहाँ पे वज़ीर आला भी रहे और इसके बावजूद यहाँ के मसाइल हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्या वजह, ये मसले क्यों नहीं हल हो। तो ये मसले सारे पाकिस्तान में मैं देखता हूँ, पानी का मसला है, सफाई का मसला है, हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अगर आप मुंतखब हो जाएं तो आप इस हल्के के कौन सा ऐसा मसला जिसको सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे? सर, बात ऐसी है कि ये जो हमारा ज़िला नौशेरा है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे 10 साल PTI की हुकूमत रही और परवेज़ खटक साहब भी वज़ीर आला रहे, उसके बाद महमूद खान रहे, लेकिन हमारे ज़िले में रत्ती बराबर काम नहीं हुआ। यहाँ पे असल में जो काम हुए हैं वो चंद मखसूस लोगों के लिए हुए हैं और यहाँ पे एजुकेशन के सेक्टर में काम नहीं हुआ, फार्मिंग के सेक्टर में नहीं हुआ है और स्पेशली मेरा जो फोकस है वो इंडस्ट्री पे है। यहाँ पे इंडस्ट्री है लेकिन वो इंडस्ट्री का कब्रिस्तान अगर उसको आप कह दें तो ये बेहतर होगा। सब इंडस्ट्री बंद है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो आप इंडस्ट्री को कैसे बहाल करेंगे? इंशाल्लाह सर, हम इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। हमारी कोशिश होगी, मैं क्योंकि फॉरेन में बहुत रहा हूँ, अमेरिका में, इधर उधर। आप अमेरिका से आए हैं? आप अमेरिका से आए हैं? कहाँ अमेरिका में कहाँ आप रहते हैं? मैं तो वहाँ पे चंद विजिट्स के लिए गया था कंपनी की तरफ से न्यूयॉर्क में। तो ये कि मेरी जो सोच और फिक्र है यहाँ के लिए, तो सबसे पहले वो इंडस्ट्री है और बेरोजगारी का खात्मा है ना, उसके लिए काम करना है। उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर लाने हैं, उसके लिए मुख्तलिफ फोरम्स पे हम बात करेंगे। खटक साहब, मुझे बताएं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है ये एक वफाकी मसला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप अपने हल्के में लेके आएंगे, तो आपके हल्के में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर आके वहाँ पे सरमायाकारी करें? किन प्रोजेक्ट्स में? देखिए सर, इसमें बहुत सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो गिलास है, शीशा है, वहाँ हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेडिकल के जो ड्रिप्स और दूसरे सेक्टर हैं उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो कॉटन वगैरह हैं उसमें कर सकते हैं। कॉटन फार्मिंग नहीं, मुझे बताएं खटक साहब, कॉटन कहाँ पे आ गई इस इलाके में? कॉटन वो जो पैकिंग वाली कॉटन होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पे जो हमारा जिला नौशेरा है ना, तो इसमें अगर आप देखें, हमारे अकरम खान दुरानी साहब हमारे वज़ीर आला थे, तो उन्होंने काफी काम किया अपने जिले में। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने यहाँ पे कुछ बंद बांधे हैं और वो भी जो है ना डैम्स जो बनाए हैं वो भी फजूल हैं, उसमें ना पानी है, उसमें कौवा भी नहीं उतरता।
तो आप सोचें कि इस जिले में आवाम जो है ना बहुत परेशान है। खटक साहब माफ़ कीजिएगा, आपने अकरम खान दुरानी का तो नाम लिया, मेरा ख्याल है यहाँ पे एक और भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने कुछ काम किए थे। जी वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती रहे, उन्होंने भी काम किए। तो मैंने अच्छा मुझे एक बात बताया कि एमएमए यहाँ पे इक़्तिदार में रही, तो एमएमए के दौर में इस इलाके में जो ख़ास तौर पे ये जो हल्का आज है, इसमें कौन सा ऐसा बड़ा काम एमएमए के दौर में हुआ? सर एमएमए के दौर में आप देखें काजी हुसैन अहमद कम्प्लेक्स में खातिर खा काम हुआ था, उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किए, और आप देखें उसमें तालीमी इस्लाहात शामिल थी, वो भी एमएमए के दौर में हुई हैं। यहाँ पे 94 के करीब तकरीबन स्कूल और कॉलेजेस वगैरह बने हैं, तो काफी खातिर ख्वाह काम हुआ हमारे पूरे के फिके में। खटक साहब मुझे बताएं कि जो हल्का NA33 है, आप इसमें इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तकरीबन सारे ही खटक बरादरी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। जी। तो इसका फ़ायदा दूसरों को नहीं होगा? नहीं सर, ऐसे नहीं है ना। अब ये देखिए, इसमें खटक तो बहुत सारे कौमें हैं ना, अब मुख्तलिफ इलाकों में वो लोग रह रहे हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें कुछ वो हो। लेकिन अगर मेरी तरफ देखा जाए तो मैं तो आम आवाम से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरी सोच में आप एक बाजार के बंदे से लेके टॉप तक सबकी वो मैं जानता हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद है। और जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नौशहरा में बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। उसकी वजह ये है कि पीटीआई भी तकसीम हो चुकी है, और जमीयत का जो वोट है वो वोट बैंक है, और उलमाए किराम है, मदारिस हैं, उलमाए किराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। और बाकी ये जो जमातें हैं ना सर, ये तो वक्ती तौर पे जाहिर हो जाती हैं, फिर गायब हो जाते हैं सारे। नहीं मतलब ऐसी बात तो नहीं, परवेज़ खटक तो वहाँ के रहने वाले हैं, वो तो कहीं गायब नहीं होते, और बाकी जो लोग हैं वो भी वहीं के रहने वाले हैं, कहीं गायब तो नहीं होते। आप ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने वो काम नहीं किए। आप मेरे साथ रहिएगा, जाएगा नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अर्सा मेरे साथ रहें। मैं ज़रा एक और बात करना चाहता हूँ अपने दोस्त के साथ। शहाब, मुझे एक बात बताएं कि खटक साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, इजाज़त, अगर आपको एक सवाल करने का मौका मिले तो आपका क्या सवाल होगा? सर सवाल ये है कि एमएमए के दौर में काजी हुसैन अहमद कम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई, जो कि बड़ी मुश्किलों से वो बंद तो गई, लेकिन आज अगर हम इस अस्पतालों में जो सहूलियात देखें उसका बड़ा फुकदान है, सहूलियात वहाँ पे नहीं पूरी। हम अगर यहाँ पे पूरे जिले में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है सर, वो तो बहुत दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन सेहत का निज़ाम है इस जिले में वो बहुत खराब है, और दूसरा सिर्फ स्कूलों का निज़ाम। बस साहब ठीक है, आपका सवाल आ गया जी। खटक साहब इसका जवाब दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा लेके जाऊँ। बोलिए सर। ऐसे कि इंशाल्लाह हम इसके लिए अपना एक विजन रखते हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम का विजन भी यही है, तो हम इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे। क्योंकि आप देखें मेरे अकोड़ा खटक में अपना अस्पताल है जो कि 20 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितने बेड का हॉस्पिटल आपका? सर ये तकरीबन इसके लिए 8-9 एकड़ की जमीन है, लेकिन उसमें 3-4 कमरे सिर्फ फाल हैं, बाकी डॉक्टर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यह इनकी नाअहली है ना, 8-9 एकड़ की जमीन पड़ी हुई है और उसमें कुछ भी नहीं है। खटक साहब आप मेरे साथ रहिएगा, हम ज़रा आपको लाहौर से ये बताते हैं कि हमारे पास इस हल्के के बारे में क्या रिजवान आप बताएं कि इस हल्के के बारे में हम क्या शेयर कर सकते हैं अपने देखने वालों के साथ। हल्के से पहले कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के करीबी रिश्तेदारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में सामने आएगा। सबसे पहले PK87 से परवेज़ खटक का मुकाबला अपने भाई लियाकत खटक से होगा, जबकि PK88 से परवेज़ खटक अपने भतीजे आहद खटक के मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरी जानिब मानसहरा में अवामी नेशनल पार्टी ने JUI फे के साबिक MP ज़रीन गुल खान को PK41 तोड़गढ़ का टिकट दे दिया है, जबकि इनके छोटे भाई जार गुल खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर NA15 से किस्मत आजमाएंगे। मज़ीद बात करें तो चित्राल में 2 भाई शहजादा इफ्तिखारुद्दीन और शहजादा परवेज़ मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म से आइंदा इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी से इत्तेहाद किया जा सकता है। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक वोटरों के इंदराज में खवातीन का नुमाया इजाफा हुआ है। और आज की आखिरी खबर ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का कहना है, हम तामीरी सियासत के अलंबरदार हैं, दूसरों पर तनकीद का वक्त नहीं है। ये आपके पास क्या है हल्के के बारे में, 33 के बारे में?
NA33 से नौशहरा के हवाले से बात कर रहे हैं। नौशहरा की जानिब चलते हैं और देखते हैं हल्के में कितने पोलिंग स्टेशंस और वोटर्स की तादाद होगी। हल्के में पोलिंग स्टेशंस की तादाद 319 है, जबकि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 4,44,342 मौजूद हैं। मर्द वोटर्स की जो तादाद है उसमें 2,38,365, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 2,05,977 हैं। 2024 की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इस बार हल्के में किन उम्मीदवारों के दरमियान तगड़ा मुकाबला देखने में सामने आएगा। जिन उम्मीदवारों में मुकाबला होगा उनमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के परवेज़ खटक इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनके मद्दे मुकाबिल होंगे अवामी नेशनल पार्टी के खान परवेज़ खान, जबकि तीसरे उम्मीदवार हैं आज़ाद शाह अहद खटक। चलते हैं 2018 की जानिब और देखते हैं किन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और कौन कौन आपस में मद्दे मुकाबिल रहा। तो 2018 में ये नशिस्त NA25 थी। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया परवेज़ खटक ने, जिनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खान परवेज़ खान, जबकि तीसरे उम्मीदवार थे मुत्तहिदा मजलिस अमल से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। देखा जाए कि इंतखाबात का रिज़ल्ट क्या रहा, किसने किसको शिकस्त दी, कौन कामयाब रहा, हल्के का टर्न आउट क्या रहा। तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ खटक ने 82,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खान परवेज़ खान को शिकस्त दी, जबकि हल्के का टर्न आउट 48.79% रहा। आखिर पर चलते हैं 2024 की जानिब और देखते हैं कि हल्के में सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें होंगी। हल्के में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, जिसमें PK 86, 87 और 88 शामिल है। PK 86 के इलाके देखे जाएँ तो इसमें अकोड़ा, खटक और निज़ामपुर का इलाका आता है, जबकि दूसरी नशिस्त है PK 87, इसके अंदर जालोज़ई और मंकी शरीफ का इलाका शामिल है। और आखिरी नशिस्त हल्के की है PK 88, तो इसके अंदर अज़ाखेल और नौशहरा कैंट का इलाका शामिल है। शुक्रिया रिमल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना महमूद जान साहब, ये सारी आपने तफसील सुन ली। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ खटक साहब, उनसे मैं इजाज़त ले लूँ, फिर आपसे ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं। एजाज़ साहब, आप मेरे साथ हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। ज़रा मैं आपकी करेक्शन कर दूँ इन हल्कों के हवाले से सर। हाँ प्लीज़। ये हल्का जो है ना नौशहरा, ये 5 PK हैं इसमें जी। ठीक है, वो हमें पता है 5 हैं, 3 नहीं है जी, क्योंकि वो कोने हैं मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के। मैं आपको बता दूं सर, PK 85 जो है ना वो रशकई और नौशहरा से लेकर पिरसबाद तक जो इलाका है ये 85 कहलाता है। 86 जो है ये पिरसबाद से लेकर खैराबाद तक, अटक पुल तक, ये 86 है। 87 जो है ये इसके 4 यूनियन कौंसिल निजामपुर के हैं और बाकी ये जलोज़ई तक गया हुआ है। फिर इसके अलावा 88 जो है वो नौशहरा कलान, नौशहरा कैंट, अमानगढ़ और बदरशी, हकीमाबाद इस पे मुश्तमिल है। और 89 जो है ना ये उस तरफ अज़ाखेल और पब्बी इस पे मुश्तमिल है। तो ये 5 हल्के हैं। शुक्रिया। तो इसमें से 4 हल्के NA में एक लगते हैं और 4 हल्के NA दूसरे में लगते हैं। यानी इसको बहुत टेक्निकली गलत तरीके से भी डिवाइड किया गया है कि एक NA के साथ 4 MPA को लगाया हुआ है, यानी 3 यूनियन कौंसिल एक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा तफसील बताई। ख्वातिज़ात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर प्रोग्राम हम जारी रखेंगे और आप देखेंगे कि इस हल्के के बारे में हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा।